नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और अब जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात एक ऐसी लोकसभा सीट की जो एक प्रधानमंत्री की जन्मस्थली तो दो प्रधानमंत्रियों की कर्मभूमि रही है। जिस धरती से कई दिग्गजों ने सियासी गलियारों में कदम रखा, जनता ने जब भरोसा किया तो नामचीन हस्तियों को अपने सर आंखों पर बैठाया और नेता ने जनता का भरोसा तोड़ा तो उसे हार का स्वाद भी चखाया। एक नजर संगम नगरी प्रयागराज में बह रही चुनावी धारा पर। गंगा यमुना के संगम तट पर उमड़े जन सैलाब के तस्वीरों ने प्रयागराज के चुनावी पंडितों की नींद उड़ा दी है। डबल इंजन सरकार के गढ़ में दो युवराजों के हुंकार से पूर्वांचल का सियासी पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। संगम नगरी में हैट्रिक लगाने बीजेपी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी के बेटे और पेशे से वकील नीरज त्रिपाठी पर दांव खेला है। वहीं इंडिया गठजोड़ से समाजवादी पालने में पले बढ़े पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह के बेटे और एडवोकेट उज्जवल रमन सिंह पंजा बुलंद करने मैदान में हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सहयोग से इस बार जरूर परिवर्तन आएगा और ये जो वनवास था 40 साल का, इसको ख़त्म करने का काम हम लोग करेंगे। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये प्रयागराज की जनता को जाता है, लोगों के आशीर्वाद को जाता है। जो समर्थन दिख रहा है और मिल रहा है ये उसको जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो भी किया है जनता के लिए वो धरातल पर दिखाई दे रहा है और उसका जनता में बहुत ज़्यादा वो जनता उसको रिकग्नाइज कर रही है, उसको मान रही है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है। और वो ये भी मानती है कि ये सौभाग्य की बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री उनको मिला है। संगम के धरा पर वकील बनाम वकील की जंग से ज्यादा परिवार की राजनीतिक विरासत बचाने की जंग है। लोकसभा के चुनावी पिच पर दोनों उम्मीदवारों का पहला टेस्ट है। ब्राह्मणों और मल्लाहों का गठजोड़ पिछले दो चुनावों में भाजपा को काफी रास आया है। साथ में पटेल वोट बैंक ने बीजेपी की ताकत में इजाफा किया है। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने विकास बनाम संविधान का दांव चला है। बीजेपी ने खुद ये खतरा पैदा किया है, बीजेपी ने खुद ये संदेश दिया है। बीजेपी के टॉप लीडरशिप कहती है 400 पार। 400 पार का मतलब आप 3/4 बहुमत लेकर जो है संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं। तो लोगों की शक है, लोगों को शुभा है, लोगों के मन में विश्वास नहीं है कि बीजेपी आएगी तो कोई ऐसा, जिस तरीके से कार्यकाल इनका 10 साल का रहा और जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ी हैं। कभी आप लोग इतिहास में देखें 147 सांसदों को सस्पेंड किया गया क्या? ये क्या दर्शाता है? ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि आपको संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की कोई कदर नहीं है। संविधान बचाओ का नारा बिल्कुल गलत है इनका। ये डर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार में अपने सर तक डूबे हैं और ये जानते हैं कि अगर मोदी सरकार दोबारा आई तो इनके लिए खतरा हो सकता है। अदरवाइज यहाँ संविधान से ना हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, ना हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ हो। प्रयागराज में एक अदद जीत की राह तलाश रहा बीएसपी का हाथी रमेश पटेल के सहारे चुनावी रेस में शुमार हो गया। पटेल दलित और कोल मतदाताओं में सेंधमारी किसी भी उम्मीदवार के सियासी गणित को गड़बड़ा सकता है। पार्टी की तो बहुत प्राथमिकता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकता है न्याय मिले, संविधान खतरे में न रहे, नौजवान नौकरी पाए, आवारा पशुओं से किसानों को छुट्टी मिले। जो मंडियां हैं, किसान बरसातों में 1 फीट के कीचड़ में रेंगता है, उससे निजात मिले। कागज पर सफाई न हो, जमीन पर सफाई हो। कुंभ नगरी प्रयागराज प्रदेश में शिक्षा का मक्का भी है। देश को एक से बढ़कर एक नौकरशाह देने वाली नगरी में अब रोजगार की तलाश चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। अगर प्रयागराज में देखें तो सबसे बड़े छात्रों की संख्या पूरे पूर्वांचल से और पूरे प्रदेश से प्रयागराज में है और वो पढ़ने लिखने आते हैं। वो इस उम्मीद और विश्वास के साथ, उनका परिवार पढ़ाने भेजता है इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि हमारा पढ़ लिख का बच्चा जो है सरकारी नौकरी में आएगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो गजब की पार्टी है। वो कहती है पकौड़ा तलने वाले को भी हमने रोजगार दे दिया। बेरोजगारी का मुद्दा भी मैं समझता हूं कि उसकी कोई ज़मीन नहीं है। वो मुद्दा उठाने के लिए मुद्दा उठाया गया है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूं कि वहाँ की इकाइयों का अभी जो है कुछ हो नहीं पाया है। ऐसा नहीं कि सरकार ने स्टेप्स नहीं उठाए हैं, सरकार ने कदम उठाए, लेकिन मैंने जैसा अभी कहा कि यह मेरी प्राथमिकता है कि मैं वहाँ की इकाइयों के लिए काम करूं, और वो मैं निश्चित काम करूंगा। मैं राज्य सरकार से मिल करके और केंद्र सरकार से भी मिल करके सामंजस्य स्थापित करके वहाँ पर इकाइयों के लिए, औद्योगिक इकाइयों के लिए। प्रयागराज लोकसभा सीट का इतिहास और जातीय समीकरण बड़ा रोचक है। कुल मतदाताओं की संख्या 18,07,000 है, जिसमें पुरुष 9,79,000 और महिला वोटर 8,28,000 है। जातीय ताने बाने पर नजर डाले तो ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 2,50,000 के करीब है। वहीं मुस्लिम 2 लाख और यादव 1,25,000 है। कुर्मी बिरादरी के वोटर लगभग 2,10,000 हैं, जबकि ठाकुर और भूमिहार बिरादरी की संख्या 50,000 है। 2.5 लाख दलित और 1 लाख कोल मतदाता, 1.5 लाख वैश्य मतदाता की संख्या है। वहीं कुशवाहा और मौर्य समाज के 80,000 वोटर हैं, जबकि निषाद 1.25 लाख के करीब है। पाल बिरादरी के 40,000 और 1 लाख के करीब प्रजापति और विश्वकर्मा समाज के वोटर। पलड़ा तो यहाँ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। मोदी जी कितने कार्य हैं, इस वजह से जनता का रुझान बीजेपी की तरफ ही है। मोदी जी के कार्यकाल में तमाम काम ऐसे हुए जो सीधे डायरेक्ट जनता के हित में हुए हैं। जनता के पास जैसे उनकी जनधन योजना और तमाम योजनाएं हैं, सड़क परियोजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं सब डायरेक्ट जनता के हित में जा रही है। डायरेक्ट जनता उसका उपयोग कर रही है, तो आप समझिए कि जनता इससे संतुष्ट है। युवाओं का मुद्दा तो हमेशा से एक ही रहा है, रोजगार। युवाओं को तो रोजगार चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए कर रही है और रोजगार देने का काम भी चल रहा है। महंगाई है, लेकिन सरकार उस हिसाब से दे भी रही है, फ्री में अनाज दे रही है। अब इस युवाओं को रही आप रोजी रोटी की बात, वो भी मिल रहा है, सड़क बन रहा है, बिजली पानी सबको मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इलाहाबाद में बहुत सुंदर है, और माननीय नीरज त्रिपाठी जी लगभग 3 लाख वोटों से यहाँ से विजयी होंगे। मोदी जी ने जो ये सड़क बनवा दिया, इससे लोगों का पेट थोड़ी भरता है। मोदी जी ने जो सड़क बनवाया, इससे लोगों का पेट नहीं भरता है। और जो ये महंगाई चलो करें, कायदे से करें। इलाहाबाद में तो बीजेपी का वो है, बट यहाँ की जनता चाहकर भी जो है विकल्प नहीं तलाश पा रही, क्योंकि कोई विकल्प है नहीं। इलाहाबाद का जो चुनाव है ये जाति और धर्म आधार पर मतलब कि चुनाव हो रहा है। इसके बाद बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है, और जो महंगाई है जो अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ रही है, और इस बार जो सरकार के मन में था गल्ला देना, चावल देना, ये सुविधा देना, वो भी उनके लिए कारगर साबित हो रहा है। 15 साल कर चुकी सरकार, मगर कोई क्या कहते हैं आज तक सरकारी भर्ती नहीं निकाली है। बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए सरकार से नाखुश। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, एक ज़माने में देश की राजनीति का पावर सेंटर, कंट्रोल रूम के रूप में जाना जाता। धर्म, शिक्षा और राजनीति के इस संगम वाले शहर ने इस देश को यहाँ से 3 प्रधानमंत्री दिए। राजनीतिक विरासत इतनी लंबी चौड़ी है कि उस विरासत की सियासत आज भी इलाहाबाद में दिखाई देती है, और उसी परंपरा को निभाते हुए 2 प्रत्याशी इस बार इलाहाबाद के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। प्रयागराज सीट के इतिहास पर नजर डालें तो बड़े बड़े दिग्गज यहां से सांसद चुने गए। 1952 में देश के पहले चुनाव में कांग्रेस के शिव प्रकाश ने जीत दर्ज की। 1957 और 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेसी किले को संभाला। 1967 में हरिकृष्ण शास्त्री ने पिता के विरासत को संभाला। 1971 में हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस के पाले से जीतकर सांसद पहुंचे। इमरजेंसी के बाद 1977 में यहां कांग्रेस का वर्चस्व जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जनेश्वर मिश्र ने ढहाया।
उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ प्रताप सिंह को करीब 90,000 मतों से हराया, जिन्हें राजा मंडा के नाम से भी जाना जाता था। 1984 में कांग्रेस ने इलाहाबाद से फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को टिकट दिया। उनके सामने लोकदल से हेमवती नंदन बहुगुणा उम्मीदवार थे। बहुगुणा ने कांग्रेस में रहते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़े काम किए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के स्टारडम के आगे उनकी राजनीतिक हैसियत छोटी पड़ गई। 89 के चुनाव में जनता दल प्रत्याशी और छोटे लोहिया के रूप में मशहूर जनेश्वर मिश्र ने कांग्रेस की कमला बहुगुणा को करीब 39,000 वोटों से हराया। 1991 में हुए आम चुनाव में यह सीट फिर जनता दल को मिली। जनता दल के सरोज दुबे ने बीजेपी प्रत्याशी श्यामाचरण गुप्ता को करीब 5,000 मतों से शिकस्त दी। इलाहाबाद में बीजेपी का खाता 1996 में खुला। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने सबसे कम मतदान के बावजूद 1 लाख मतों से जीत हासिल की। 98 और 99 में डॉक्टर जोशी ने यहां से संसद पहुंचकर जीत के हैट्रिक लगाई। 2004 में यह सीट सपा के कुंवर रेवती रमन सिंह ने डॉक्टर जोशी को हराकर बीजेपी से छीन ली। 2009 में रेवती रमन ने सपा की साइकिल को प्रयागराज की सड़कों पर जमकर दौड़ाया। 2014 की मोदी लहर में श्यामाचरण गुप्ता ने जीत हासिल की। वहीं 2019 में एक बार फिर बहुगुणा परिवार के रीता बहुगुणा कमल के साथ संसद पहुंची। विधानसभा की बात करें तो इलाहाबाद में कुल 12 विधानसभा है, जिसमें से 8 बीजेपी के पास है और 4 समाजवादी पार्टी के पास। इलाहाबाद में 2 लोकसभा आती है, दोनों पिछली बार बीजेपी के पास है, फूलपुर और इलाहाबाद। इलाहाबाद लोकसभा में पिछली बार की अगर जीत का वो परसेंटेज देखा जाए तो बीजेपी को मिले थे 56%, समाजवादी पार्टी को मिले थे 35% और कांग्रेस को मिले 3.5% वोट। अलग अलग संस्कृतियों एवं समुदायों को सहारा देने वाली गंगा एवं यमुना नदी के बीच बसे इस क्षेत्र के पथरीले इलाके सियासी हलके में मृग मरीचिका जैसे हालात बन रहे हैं। मुद्दों पर शुरू हुआ चुनाव जाति गोलबंदी के संगम पर सिमट गया है। प्रयागराज की राजनीतिक दिशा ब्राह्मण तय करते आए हैं, लेकिन दलित और ओबीसी किसी भी सियासी संगम की धारा का रुख बदल सकते हैं। ऐसे में जो इस वोट बैंक को साथ लेगा, प्रयाग में राज उसी का होगा। कैमरामैन अजय और अपने सहयोगी पंकज के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, प्रयागराज।